हे गाइस, वेलकम बैक टू द मूवीनेस। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आयरन मैन के बारे में कि आयरन मैन की ओरिजिन स्टोरी क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आयरन मैन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है और जो हमें मार्वल की $multi-billion की पूरी यूनिवर्स देखते हैं, खासकर उसका जो पूरा मेजर लिस्ट्री जाना चाहिए वो जाना चाहिए आयरन मैन की, जो 2008 में थी मेजरली। बहुत सारे लोग इससे कन्फेस कर सकते हैं कि हाँ, आयरन मैन ने बहुत बड़ा पार्ट रोल किया है किसके लिए, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के लिए। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आयरन मैन के विदाउट भी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता था। लेकिन अगर आपको मार्वल की हिस्ट्री पता हो और साथ ही साथ में अगर आपको रॉबर्ट डूनी जूनियर की हिस्ट्री पता हो, 2008 से पहले रॉबर्ट डूनी जूनियर की हिस्ट्री कुछ अच्छी खास नहीं रही, क्योंकि उनको जेल हो चुकी है और बहुत टाइम ड्रग्स के कारण भी उनको अरेस्ट किया गया है। और मार्वल ने जब 2008 में आयरन मैन रिलीज किए तो बहुत सारा अच्छा पैसा इन्वेस्ट किए थे किस में, रॉबर्ट डूनी जूनियर पे, और खासकर उनकी जो आयरन मैन आई थी। तो मार्वल ने, आप बोल सकते हो, वन ऑफ द बिगेस्ट गैम्बल लिया था। और आप आज जो मार्वल की इतनी $multi-billion की कंपनी देखते हो, जो सिर्फ मार्वल के नाम पे आजकल आज कुछ भी बेच सकते हो और इतना मोटा पैसा कमा सकते हो, वो वन ऑफ द शेयर्स जाता है। शेयर्स मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, आप बोल सकते हो सक्सेस, वो आयरन मैन जो ए रॉबर्ट डूनी जूनियर है हमारे आयरन मैन प्ले करते हैं। तो अगर आपको इसकी पूरी हिस्ट्री और बायोग्राफी जानना है तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इस कैरेक्टर को क्रिएट किसने किया। तो इस कैरेक्टर का पूरा श्रेय जाता है बहुत सारे लोग, 3 लोग है। 3 में से सबसे पहले है जिसने इनको क्रिएट किया तो वो हमारा स्टैन ली है, और डेवलप किया था उसको लैरी लीबर ने, और इसको डिजाइन करने का काम था डॉन हैक का। ये 3 पर्सन थे जिसका सबसे बड़ा रोल था आयरन मैन का, आप बोल सकते हो, पूरा क्रिएट करने के लिए। और ये सब होने के बाद अगर आप उसकी बायोग्राफी की बात करेंगे तो इसके पेरेंट्स थे वन ऑफ द वेल्थिएस्ट वो टाइम पे। इसकी मदर का नाम था मैरिया एडवर्ड, इसके डैड का नाम था हावर्ड शाह। अगर आप इसकी कंपनीज की बात करेंगे, जो इसके फादर एक्वायर करते थे वो थे आर्म्स और एम्यूनेशन की कंपनी थी, साथ ही साथ इनके पास थी इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनी, इसलिए वो टाइम पे वन ऑफ द वेल्थिएस्ट फैमिली थी। और खुद अपने जो रॉबर्ट डूनी जूनियर है, जिसने जो उनके बेटे थे, वो एक इंजीनियर थे। जब इन्होंने अपनी कंपनी की फादर कब टेक ओवर करी, जब इनके फादर्स और मदर की डेथ हो गई थी इन कार एक्सीडेंट। उसके बाद अपने लिए खास कर इन्होंने बहुत सारे गैजेट्स बनाए, कंपनी के लिए बहुत सारे गैजेट्स बनाए, जो इनको बहुत ज़्यादा कंपनी एक सक्सेस लेवल पे लेके गई, खास कर ग्लोबली। तो इस टाइम पे इन्होंने क्या सोचा, क्यों नहीं हम अपने खुद के रीजन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए तो दूसरी कंट्रीज में जाके हम हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो बेचे और बिजनेस करें। तो एक दिन ऐसे चले जाते हैं थाईलैंड बोलो, वियतनाम के जंगलों में जाने के बाद ये अपने जो क्लाइंट्स उससे डील करने वाले रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वहाँ पर उनका एक एनिमी है जिसका नाम है वॉरलॉर्ड। वो सडनली एक बम लगाता है, बम लगाने पूरा ब्लास्ट हो जाता है। जब हमारे आयरन मैन उठते हैं, जो हमारे टोनी स्टार्क है, वो देखते हैं कि वो एक केव में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट वहाँ पर उनकी डेथ होने ही वाली होती है। लेकिन उनके जो वॉरलॉर्ड और उनके जो क्राइम पार्टनर्स रहते हैं वो उनको फोर्स और मजबूर करते हैं कि हमारे तो गैजेट्स बना और आर्म्स और एम्यूनेशन और रोबोटिक सूट्स बना हमारे लिए, ताकि हम और अच्छे से लड़ पाए दूसरे हमारे जो दुश्मन है। लेकिन उनको नहीं पता कि जब हमारे टोनी स्टार्क 15 साल के थे तो उन्होंने वही टाइम पे इंजीनियरिंग कर चुके थे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, स्मार्ट थे, हार्ड वर्किंग थे, और खुद की कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। तो टाइम पे खुद के लिए एक आर्मर बनाया जो इनको जिंदा भी रख सकता था, और साथ ही साथ इनके, आप बोल सकते रोबोटिक पूरा फील देता था, और ये पूरा सूट उनको प्रोटेक्ट करता था। तब केव से निकलने के बाद पूरे वॉरलॉर्ड की हरा, एनिमीज को हराए, जो उनके पार्टनर्स थे उनको हराए, और स्पेशली जब वॉरलॉर्ड हार चुका था तो ये वापस यूएसए रिटर्न आते। लेकिन इनको 2 मेजर प्रॉब्लम पता चलती है यूएसए आने के बाद। तो अगर आपने आयरन मैन की मूवी देखे रहेंगे या एवेंजर्स भी देखें तो उसमें आपको एक क्रेस्ट दिखता था आयरन मैन की चेस्ट पे, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा अभी। तो ये क्रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्रेस्ट जो है वो आयरन मैन को जिंदा रखता था, और ये क्रेस्ट वो अपने चेस्ट से कभी नहीं निकाल पाते थे। प्रॉब्लम नंबर 2 ये था कि जो सूट है वो सूट को बार बार डेली बेसिस पे चार्ज करना पड़ता था। तो टोनी स्टार्क इससे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि अगर वो कोई भी टाइम पे बैटलफील्ड पे जाएंगे तो ये समझना उनके लिए मुश्किल था कि अगर इसको मैं पूरा चार्ज नहीं कर पाया तो ये बैटलफील्ड में सूट काम नहीं करेंगे और उनकी कभी भी डेथ हो सकती है। यूएस से जब रिटर्न आ चुके थे हमारे टोनी स्टार्क, तो उनको पता चल चुका था कि उनकी जो लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में चल रहे थे, क्योंकि उनके जो कॉमिक्स में बेस, आप बोल सकते हो, डिटेल में बताया है कि वो अपने बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक जो प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ से गुजर रहे थे, जबकि उन्होंने एवेंजर्स ज्वाइन कर चुके। लेकिन ये सब ओवरकम होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया, और इस कंपनी को एक $multi-billion की कंपनी बना। इस कंपनी के जो गैजेट्स है वो किसको बेचने लग गए, आहिस्ता आहिस्ता बेचे शील्ड को। शील्ड कौन है, अगर आपने एवेंजर्स की मूवीज़ देखे रहेंगे या सिविल वॉर, तो उसमें मेंशन किया गया जो शील्ड पूरी कंपनी है ये, आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बेस है, उनके एजेंट्स थे। तो उन्होंने शील्ड्स को बेचे। फिर बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन आई,
एवेंजर्स उनको भी अपनी टेक्नोलॉजी बेचना शुरू कर दी। इतनी अगर सक्सेस अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर को मिलती है या रियल लाइफ कैरेक्टर को, आप बोल सकते पर्सन, ह्यूमन बीइंग, मैन और वुमन कोई भी हो, तो इतनी सक्सेस खासकर एक फील्ड में इतनी सक्सेस लेने के बाद तो उसके दुश्मन तो जाहिर सी बात है कि आना ज़रूर है। तो ऐसे ही टोनी स्टार्क के एक जो पुराने फ्रेंड थे ओबादिया, ये उनके एक दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ओबादिया खुद एक $multi-billion की कंपनी है, उनके पास भी ऐसे रोबोटिक फीचर्स है जो अपनी कंपनी में वो बनाना चाहते हैं। लेकिन वो क्या चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि उनके पास आ जाए स्टार्क की कंपनी, क्योंकि जो टोनी स्टार्क है उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाना, ये नहीं क्योंकि उनको पैसे चाहिए टोनी स्टार्क के, नहीं, जो उनके वेपन्स है, उनके पास जो रोबोटिक चीज़ें वो चाहिए था। ये होने के बाद ओबादिया सोचते क्यों नहीं हम टोनी स्टार्क की ज़िंदगी को बर्बाद करें, और उनका जो प्लान था टोनी स्टार्क को लेके वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो टोनी स्टार्क बहुत ही ज़्यादा होमलेस कर देते हैं। होमलेस करने के बाद वो टोनी स्टार्क की पूरी कंपनी को आप बोल सकते अपने अंडर ले लेते हैं, और टोनी स्टार्क जो अपना आर्मर था आयरन मैन का वो गिव अप कर देता है। किसको? उनके जो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं जिम रोड्स। जिम रोड्स सिर्फ एक या 2% में आ सकते हैं जो आयरन मैन का खुद एज अ आयरन मैन का सूट पहन के जो लोगों को है बचाते हैं। कुछ टाइम कंपनी में अपना टाइम गुजारने के बाद ओबादिया को पता चलता है कि जो हमारे आयरन मैन है उन्होंने पहले से डिज़ाइन बना के रखे थे उनके आर्मर के लिए। तो ओबादिया क्या करते हैं कि अपने हिसाब से वो चाहते हैं सूट वो डेवलप करे, तो अपने हिसाब से सूट डेवलप करते हैं, और बहुत ही बेकार चीज़ करते हैं ये कि वो जितने भी आयरन मैन के डिज़ाइंस रहते हैं वो खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जिनको भी जो सबसे हाईएस्ट बिड देगा इस सूट के लिए वो खुद के वर्जन में बनाते हैं, जो भी हाईएस्ट बिडर आता है इनको सूट बेच देते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद टोनी स्टार्क भी धीरे धीरे एक नई कंपनी आप बोल सकते हो स्टार्ट करते हैं। नई कंपनी स्टार्ट करने के बाद ये अपनी लाइफ में पूरे वापस एक बोल सकते हो अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो सोचते हैं क्यों नहीं हम एक फाइट करें। फाइट करने में ध्यान देना होगी कि जो ये ओबादिया वो अपना जब ये आयरन मैन के सूट जो चुरा के खुद के स्टाइल में बेचते हैं तो उनका नाम क्या रखते हैं, आयरन मॉन्गर। तो जब टोनी स्टार्क अपनी कंपनी एक नई कंपनी बनाते हैं सर्किट मैक्सिमम, तो टोनी स्टार्क इसको चैलेंज करते हैं। तो एक फाइट होती है आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर, और वो टाइम तक जिम रोड से अपना ये सूट आयरन मैन वापस ले लेते हैं, जो मैंने आपको स्टोरी में पहले बताया था, जिसने आयरन मैन ने अपनी जब होमलेस होने से पहले अपना जो आर्मर था वो दिया था जिम रोड्स को। तो जब दोनों लड़ते हैं तो आयरन मॉन्गर से टोनी स्टार्क से हार जाते हैं। टोनी स्टार्क से हारने के बाद टोनी स्टार्क अपनी कंपनी और अपनी लाइफ में एकदम वापस से वेल और सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो आयरन मॉन्गर है वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो टोनी स्टार्क से हार चुका है। जो आयरन मैन के एनिमीज थे एक जाने के बाद वो और ही ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब ये जो एनिमीज थे इनका लेवल आप बोल सकते ग्लोबली बढ़ चुका था। तो आयरन मैन ने क्या सोचा, मैं एक ग्रुप ऐसा फॉर्म करता हूँ जो सुपर हीरोज रहेंगे, वो उनका काम रहेगा कि वर्ल्ड को उन लोगों से बचाना जो क्राइम करते हैं और जो सुपर विलन्स होंगे उनसे बचाना। तो अपना ग्रुप फॉर्म करते, आपको पूरे लिस्ट का नाम दिख रहा रहेगा। फिर ये बाद में शील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, तो शील्ड इनको सेक्रेटरी बना देता है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को शील्ड के सेक्रेटरी के साथ साथ जितने भी इनके साथ ग्रुप रहते हैं, जितने इनके सुपर हीरोज उनको रजिस्टर करा देते हैं और उनके बन जाते हैं एजेंट। और दूसरा सुपर हीरो ग्रुप रहेगा जो उनका आपका स्क्रीन पे लिस्ट दिख रहा रहेगा, ये एज अपनी आइडेंटिटी नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। तो यहाँ पर हो जाते हैं दो ग्रुप फॉर्म। सबसे पहले आता है कैप्टन अमेरिका का ग्रुप फॉर्म, जो खुद को एज आइडेंटिटी अपनी नहीं देना चाहते किसको, गवर्नमेंट्स को, और वो एज अ शील्ड में भी नहीं ज्वाइन होना चाहते। और दूसरा आता है आयरन मैन का, जो अपने आप से खुद एक सेक्रेटरी बन चुके थे किसके, शील्ड के, और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी किसको दी थी, शील्ड को, और उनके एजेंट बन चुके थे। तो दोनों के बीच में हमको सिविल वॉर देखने को मिलता है, जो हमने सिविल वॉर मूवीज में भी देख चुके हैं। तो सेम इधर भी वही होता है, सिविल वॉर होता है। लेकिन इसमें एक कंक्लूजन पे आते हैं दोनों ये सोचते हैं कि क्यों ना हम ये सब छोड़ दे। ये इस कंक्लूजन पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये देखते हैं जो अमेरिकन सिटीजन, इससे सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं जो बैटल फील्ड हो रही थी, और जो बैटल फील्ड हुई थी ये न्यूयॉर्क में हुई थी। तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा था, न्यूयॉर्क के आप बोल सकते हैं जो भी आने जाने वाले लोग थे और उनके जो सिटीजन थे उनको बहुत ज़्यादा इससे हर्ट हो रहा था। तो उन्होंने एक कंक्लूजन पाया, क्यों नहीं हम ये सब जो वॉर्स है सिविल वॉर ये छोड़ के एज अ एक एवेंजर्स एज अ टीम रहे। तो ये थी अभी तक आप बोल सकते हो कि आयरन मैन की पूरी ओरिजिन ऑफ स्टोरी और उसका कैरेक्टर कैसे डेवलपमेंट हुआ। और आज मार्वल है तो उसका आधा शेयर जाता है आप बोल सकते हो आयरन मैन रॉबर्ट डूनी जूनियर AKA टोनी स्टार्क को। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।